Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss adjectives and adverbs from Oxford Practice Grammar. This lecture is for the BS first semester Punjab University students. So what we are going to discuss today, this lecture will be relevant for units 104 to 107 and then from 110 to 112. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और किस ऑर्डर में वो आते हैं, यानी कि उनका वर्ड ऑर्डर क्या होता है, हम एडजेक्टिव को सेंटेंस में कहाँ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव्स जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है और द के साथ आने वाले कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स पेयर्स में आते हैं, उनको कहाँ कब कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और साथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के ऊपर हम थोड़ी सी एक्सटेंडेड डिस्कशन करेंगे, थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि एडजेक्टिव्स आखिरकार होते क्या हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. It normally indicates quality, size, shape, duration, feelings, contents, and more about a noun or pronoun. एडजेक्टिव्स के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है वो क्या है कि ये हमेशा नाउन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। नाउन्स आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ जिसका भी कोई नाम है वो नाउन है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट है या कॉन्क्रीट वर्ल्ड में मौजूद है। हर वो चीज़ जिसका कोई नाम है वो नाउन है। तो नाउन के कोई क्वालिटी भी हो सकती है, उसका साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स कुछ भी हो सकता है। अगर हम टाइम के बारे में बात करें या सफ़र के बारे में बात करें तो हम उसकी ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस लिहाज से वो नाउन होगा। अब हर नाउन की कोई ना कोई फीचर होता है, मैं उसको खुसूसियत या कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं कहूँगी क्योंकि वो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये तमाम के तमाम एडजेक्टिव्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सो एडजेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं, सब नाउन्स का कोई ना कोई ख़ास फीचर या फिर हर नाउन के अंदर पाए जाने वाले सब फीचर्स, उन फीचर्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। सो एडजेक्टिव्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग, कंटेंट्स और इस सब के बारे में हो सकते हैं जो भी कोई इन्फॉर्मेशन नाउन से रिलेटेड होती है। ये हमें नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। Adjectives usually provide relevant information about the nouns or pronouns they modify, describe by answering the questions. अब adjectives किस किस्म के questions का जवाब देते हैं, what kind किस्म क्या है, how many उसकी quantity क्या है, which one इतने सारों में से कौन सा है, how much और ये कितना इसकी जो है ना वो हो सकती है quantity. Adjectives enrich your writing by adding precision and originality to it. तो जब भी किसी आप नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव लगाते हैं तो हमेशा उसके अंदर एक एग्जैक्टनेस, प्रिसिजन का मतलब है बिल्कुल एग्जैक्ट कोई चीज़ हमारे सामने आना और उसकी ओरिजिनल यानी कि उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलना। तो एडजेक्टिव्स हमें नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स हैं। द टीम हैज़ अ डेंजरस बैट्समैन। अब ये बैट्समैन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बैट्समैन डेंजरस है। यहाँ डेंजरस से मतलब ये है कि बैट्समैन के खेलने का अंदाज जारहाना है। सो व्हाट काइंड, आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट। अब कैंडीज एक नाउन है और उसकी क्वांटिटी के बारे में हमसे कोई पूछ सकता है, हाउ मेनी कैंडीज डू यू हैव इन योर पॉकेट, तो आप जवाब देंगे आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट। आई लव दैट रेड कार। अब इसके अंदर दो तरह के एडजेक्टिव्स है। दैट एडजेक्टिव जो है वो रेफर करता है कोई चीज़ कितनी दूर है या कितनी पास है। अगर पास है तो दिस यूज़ होगा और अगर दूर है तो दैट यूज़ होगा। इसे डेमोस्ट्रेटिव कहते हैं। और अगर रेड है, ऑब्वियसली हमें ये कार के बारे में बता रहा है, उसके कलर के बारे में कि कार का रंग जो है वो रेड है। आई अर्न मोर मनी दैन ही डज। मैं उससे ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ। अब मनी के कमाने का कंपैरिजन हो रहा है। अर्न इज़ अ वर्ब और मनी इज़ अ नाउन। दैन ही डज ये कंपैरेटिव में आता है। मनी को आप किसी और तरीके से चेंज नहीं कर सकते। आगे जाके हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ये देखेंगे कि हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। तो इसीलिए इससे पहले मोर हमने ऐड कर दिया है।
यूनिट 104 की बात करते हैं। यूनिट 104 के अंदर आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताया गया है कि सेंटेंस में सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ आता है। आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं, Claire's got a new car. It was a dark night. ये दोनों एग्जाम्पल्स में कार और नाइट नाउन है और इनसे पहले जो अंडरलाइन न्यू और डार्क हैं ये एडजेक्टिव है। तो इससे सबसे पहले जो हमें पता चला वो ये कि एडजेक्टिव की दो जगह हैं। उनमें से एक जगह कि वो सेंटेंस में या तो नाउन से पहले आता है, दूसरी जगह क्या है, आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। Claire's car is new. It was getting dark. यहाँ पर is और was दोनों लिंकिंग वर्ब हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये वर्ब कनेक्ट कर रहा है नाउन को और उसकी जो एडजेक्टिव यानी कि उसकी जो कंडीशन है उसको। सेकंड एग्जांपल, इट वाज गेटिंग डार्क, ये वक्त के बारे में बात हो रही है कि अंधेरा हो रहा था। तो यहाँ पर जो है ना इट और डार्क के दरमियान और गेटिंग के दरमियान एक कनेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए लिंकिंग वर्ब वाज यूज हुआ है। सो सेंटेंस के अंदर आपको एडजेक्टिव्स दो जगहों पर मिलेंगे, या तो वो आपको बिल्कुल नाउन से पहले मिलेंगे या फिर आपको लिंकिंग वर्ब के बाद मिलेंगे। Some adjectives can only be used before a noun such as main, only, indoor, etc. etc. कुछ adjectives सिर्फ और सिर्फ जो है वो noun से पहले यूज होते हैं। अभी आपको उन adjectives की लिस्ट दी गई है जो कि सिर्फ noun से पहले इस्तेमाल होने वाले adjectives हैं, ये linking verb के बाद यूज नहीं हो सकते। For example, the only problem is I've got no money. अगर हम इसको linking verb के बाद ले जाते तो सेंटेंस कुछ ऐसे बन जाता, the problem is ओनली आई गॉट नो मनी, जो कि बिल्कुल कोई सेंटेंस नहीं बनता, ग्रामेटिकली गलत होता। तो ये जो आपके सामने लिस्ट है, ओनली, इंडोर, मेन, फॉर्मर, चीफ एटसेट्रा, इस लिस्ट के अंदर आपको ये बताया गया है कि इस लिस्ट में वो एडजेक्टिव्स हैं जो कि हमेशा नाउन से पहले ही आते हैं और इन एडजेक्टिव्स की लिस्ट में से हम कोई एक एडजेक्टिव भी लिंकिंग वर्ब के बाद यूज नहीं कर सकते। The only problem is I've got no money. तो यहाँ पर जो only है वो प्रॉब्लम नाउन है, इसलिए उससे पहले only आ रहा है। Some adjectives can only be used after linking verbs such as asleep, alive, pleased, ill, etc. etc. तो ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिंकिंग वर्ब्स के बाद यूज होते हैं। इनकी लिस्ट आपके सामने है, इन्हें कभी भी आप नाउन से पहले यूज नहीं कर सकते। Emma's two brothers are very alike, या हम ये भी कह सकते हैं Emma's two brothers are very alive, यानी कि जिंदा दिल हैं। Emma's two brothers are unwell. Emma's two brothers are very well. तो इस तरीके से हम ये वाले जो लिस्ट की एडजेक्टिव्स की लिस्ट है, इनको हमेशा लिंकिंग वर्ब्स के बाद यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इनको नाउन से पहले यूज नहीं कर सकते। यूनिट 105 में हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव्स जो हैं आखिरकार उनका ऑर्डर क्या होता है, यानी कि किस सीक्वेंस में वो एक नाउन से पहले आते हैं। आपके सामने तो सबसे पहले आपके अगर यूनिट आपके सामने खुला है तो उसमें एडजेक्टिव्स और नाउन्स बी पार्ट में दिया गया है। इसमें आपको बताया गया कि टू नाउन्स इकट्ठे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ लिहाज से ये बात ठीक है, लेकिन आपको फोकस करना है कि इसका फंक्शन क्या है। नाउन से पहले कोई भी वर्ड अगर आ रहा है और वो हमें मेन नाउन के बारे में बता रहा है तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे आपके सामने लेट से आपको कोई कहता है अ डोर, तो आपसे कोई पूछे व्हाट काइंड ऑफ डोर, तो आप कहेंगे अ ग्लास डोर। अब यहाँ पर ग्लास अलग से अगर आप इस वर्ड को निकालें तो ग्लास नाउन कैटेगरी से बिलोंग करता है और डोर भी नाउन है, लेकिन जैसे ही ग्लास डोर से पहले आ जाएगा तो ये एडजेक्टिव कहलाया जाएगा। उसी तरह जब हम कहते हैं अ प्रोग्राम, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम, अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सो कंप्यूटर वैसे तो नाउन है, हमें सबको पता है कि ये एक डिवाइस का नाम है, एक गैजेट का नाम है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम चूंकि नाउन है उससे पहले कंप्यूटर भी आ गया तो कंप्यूटर एडजेक्टिव का फर्ज अदा करेगा। अ हैवी ग्लास डोर, यहाँ पर भी आप देखें कि ग्लास इज ऑल्सो अ नाउन एंड डोर इज ऑल्सो अ नाउन, उससे पहले मजीद एक और एडजेक्टिव आ गया हैवी। सो इसी तरीके से चलता है। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ड ऑर्डर कि एडजेक्टिव जो हैं वो किस ऑर्डर में आते हैं।
सो एडजेक्टिव जो हैं वो एक ख़ास ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि किसी सेंटेंस के अंदर अगर आप कोई एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो सबसे पहले वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। सो सबसे पहले आप वंडरफुल जो है ये ओपिनियन वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। आपकी बुक में और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वंडरफुल, नाइस, ग्रेट, ऑफुल, टेरिबल। ये सब के सब जो हैं वो एडजेक्टिव्स वो हैं जो कि ओपिनियन से रिलेटेड हैं। अब दिस इज अ गार्डन, व्हाट काइंड ऑफ अ गार्डन इट इज, दिस इज अ वंडरफुल गार्डन। सबसे पहले आप अगर किसी नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, यानी कि अगर आपने किसी नाउन के बारे में कोई फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं, किसी नाउन के बारे में अगर आपने बताना है, तो सबसे पहले आप अपना ओपिनियन देंगे। सेंटेंस को के अंदर भी जब अगर आप कोई एडजेक्टिव लगाना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे कि एडजेक्टिव जो है वो ओपिनियन से रिलेटेड हो। इसके बाद जो एडजेक्टिव आता है वो है साइज का। सो दिस इज अ वंडरफुल बिग गार्डन। अब आप यहाँ पर देखें कि वंडरफुल जो है ये ओपिनियन एडजेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पहले आया और साइज नंबर 2 पर आता है। लेट्स से कि अगर आपका किसी चीज के बारे में कोई ओपिनियन नहीं है तो आप डायरेक्ट साइज वाले से शुरू कर सकते हैं और बाकी क्वालिटीज जो हैं वो इसके बाद आएंगी। बाकी क्वालिटीज जो हैं वो तीसरे नंबर पर आएंगी। दिस इज अ वंडरफुल बिग फेमस गार्डन। आपकी बुक में बहुत सारी दूसरी क्वालिटीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वाइट, फेमस, इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट, वेट, डिफिकल्ट, फास्ट, एंग्री, वार्म। सो अगर किसी और ग्रुप से कोई एडजेक्टिव्स बिलोंग नहीं करते तो फिर वो ये थर्ड नंबर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ही सेंटेंस को जो है वो बार बार उसके अंदर वर्ड्स में ऐड करती गई हूँ इस वजह से, ताकि आपको इस पूरे वर्ड ऑर्डर को समझने में आसानी हो। आसान अल्फाज में अगर आप किसी नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो पहले आप उससे रिलेटेड अपना ओपिनियन देंगे, फिर आप उसके साइज के बारे में बताएंगे, फिर और कोई क्वालिटी जो कि किसी और कैटेगरी में नहीं आती आप उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद आप उसकी एज के बारे में बताएंगे। अगर वो किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, चीज़ कोई एंटीक भी हो सकती है, इंसान कोई 72 ईयर्स का भी हो सकता है, किसी एनिमल के बारे में भी बात कर सकते हैं, या हम गार्डन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसीलिए हमने ओल्ड लगा दिया। एज के बाद आप कलर का बारे में बताएंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपका किसी चीज़ के बारे में कोई ओपिनियन नहीं है, आपको उसके साइज़ का नहीं पता और कोई और क्वालिटी नहीं है, तो फिर आप सॉर्ट ऑफ एक चेक लिस्ट बनाएंगे। ओपिनियन मैटर करता है, अगर नहीं है तो फिर साइज़ पे आ जाएंगे। साइज़ के बारे में नहीं बताना चाहते, कोई ऐसी क्वालिटी जो कि किसी और कैटेगरी में फॉल नहीं करती है वो बताकर फिर उसकी एज। सो दिस इज़ अ वंडरफुल बिग फेमस ओल्ड गार्डन। उसके बाद जो है वो आप कलर के बारे में बताएंगे। दिस इज अ वंडरफुल बिग फेमस ओल्ड पिंक गार्डन। यहाँ पर जो है वो पिंक आ गया है। इसके बाद आप बताएंगे उसके ओरिजिन के बारे में। दिस इज अ वंडरफुल बिग फेमस ओल्ड पिंक जापानीज गार्डन। यहाँ पर आप एक बात नोट करें कि गार्डन जो है नाउन है, उससे पहले हम एडजेक्टिव्स ऐड करते चले जा रहे हैं और इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ पर है कि ये जिस ऑर्डर को फॉलो करते हैं वो ऑर्डर यानी कि वो सीक्वेंस जो है वो ख़राब ना हो। वंडरफुल जो है वो ओपिनियन से रिलेटेड है, बिग जो है वो साइज है, फिर उसके बाद कोई और क्वालिटी फेमस, एज ओल्ड, कलर पिंक और ओरिजिन जो है वो जापानीज है। तो इसी तरीके से आप बेशक जितने मर्जी एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले लगा दें, लेकिन आपको ये सीक्वेंस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। After origin we have material. This is a wonderful big famous old pink Japanese cherry garden. टाइप भी आप बता सकते हैं। अगर किसी में ये सारा कुछ नहीं है लेकिन अगर बाकी लास्ट वाली चीज़ें हैं, ऑर्डर आप यही फॉलो करेंगे, इन्हें आप आपस में चेंज नहीं कर सकते। अ लॉन्ग बोरिंग ट्रेन जर्नी और अ ब्यूटीफुल वुडन पिक्चर फ्रेम। बेसिकली एडजेक्टिव जो हैं अगर आप इस तरह लिस्ट की तरह किसी एक नाउन में आप ये ऐड करते चले जा रहे हैं तो आप हमेशा इसी ऑर्डर को ही फॉलो करेंगे। यूनिट 106, दी ओल्ड द रिच एटसेट्रा। दी ओल्ड द रिच इसलिए कहा गया क्योंकि ख़ास जो
ग्रुप ऑफ पीपल होता है उनके बारे में बात करने के लिए आप उनसे पहले आर्टिकल द लगाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द लगाने का मतलब ये है कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, द पीपल दैट शेयर अ सर्टन सोशल सर्कमस्टांस और दे शेयर अ सर्टन सिनेरियो, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो एक कॉमनली कोई स्टेट शेयर कर रहे हैं, कोई हालत शेयर कर रहे हैं, चाहे वो एक एज ग्रुप के हैं, चाहे वो उनका ऑक्यूपेशन एक है, किसी भी चीज़ से वो बिलोंग करते हैं, उनकी कंडीशन कोई एक जैसी हो, तो आप उस सूरत में द यूज़ करेंगे। सो देर आर सम एडजेक्टिव्स दैट वी कैन यूज विद द टू टॉक अबाउट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कैन वी डू टू फीड द हंग्री। अब जब आप द हंग्री की बात कर रहे हैं, अब आप फॉर एग्जाम्पल वैसे कह दें आई एम हंग्री, तो ये स्टेट वर्ब बन जाएगा। लेकिन जब आप इससे पहले द लगा रहे हैं, द हंग्री, इसका मतलब क्या है कि आप एक मखसूस ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि तमाम के तमाम भूखे हैं। भूखे से मुराद जो कि गरीब हैं, जिन्हें कई दिन का खाना नहीं मिलता, तो उन्हें आप एक सोशल कैटेगरी में जो है वो एलोकेट कर देते हैं और वो हो जाएगा द हंग्री। सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन, द डिसएडवांटेज, द होमलेस। सो एडजेक्टिव्स जो हैं इनकी डिफरेंट जो हैं वो कैटेगरीज हैं, ठीक है, या फिर आप कह लें इनकी ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग क्या है, एक तो सोशल या इकोनॉमिक पोजीशन के हवाले से कोई जो है ना उनका ग्रुप बना दिया गया हो। अब ग्रुप आप इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, हम सारे एक कंडीशन या एक हालत भी शेयर कर सकते हैं। हॉस्पिटल वाले जितने हॉस्पिटल के मरीजान होंगे उन्हें आप द पेशेंट्स कहेंगे। अगर कोई सड़क पर मांगने वाले भिखारी हैं, फकीर हैं और वो सब के सब भूखे बैठे हुए हैं, तो आप उनको द हंगरी भी कह सकती हैं। फिर जो बूढ़े बूढ़े बेबस और लाचार हैं, उनके लिए आप डिफरेंट वर्ड्स यूज करेंगी। जब आप यंग लोगों के बारे में बात करें तो आप द यंग यूज करेंगे। सो द होमलेस, वो लोग जो के तमाम वो लोग जो के बेघर हैं, यानी कि इस कैटेगरी में जो भी फॉल करते हैं। द हंग्री, द पुअर, द रिच। सो द पुअर वही लोग जो कि इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी शेयर करते हैं, गरीब हैं। द रिच जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी है, जो कि अमीर है। फिर एक ग्रुप है फिजिकल कंडीशन और हेल्थ, द ब्लाइंड, द डेफ, द डिसेबल्ड, द हैंडीकैप। सो जितने भी आप ब्लाइंड लोगों के बारे में अगर बात करना चाह रहे हैं तो यू विल रिफर टू देम एज द ब्लाइंड। बहरे लोगों के बारे में आप अगर रेफर करना चाह रहे हैं, द डेफ। और अगर जो अपाहज हैं उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं, द डिसेबल्ड, द हैंडीकैप। फिर एक कैटेगरी आती है एज की, यानी कि एज का भी एक ग्रुप है। द एल्डरली, जो बूढ़े लोग हैं। फिर द मिडिल एजेड, जो देर उम्र के हैं। द ओल्ड, अगेन द जो बूढ़े हैं। द ओवर 60, द यंग भी हो सकते हैं इसके अंदर। Sometimes adverb before an adjective is used. The very poor are left without hope. अब adjective आगे जाके हम देखेंगे कि इनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो फॉर्म्स आती हैं उसके अंदर भी कैटेगराइजेशन है। कैटेगराइजेशन किस लिहाज से कि कोई चीज़ कितने डिग्री तक है, कितने लेवल तक है, या वो चीज़ थोड़ी भी हो सकती है या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ जो वेरी है, वेरी पुअर, यहाँ पर वेरी जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि क्योंकि वो हमें एडजेक्टिव के बारे में ज़्यादा बता रहा है। यूनिट 107, इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टेड। सो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि इनका जो रूट वर्ड है, अगर आप इस अपनी स्क्रीन के ये बिल्कुल नीचे की तरफ देखिए, मैंने लिखा है रूट वर्ड। अब ये रूट वर्ड क्या है, बेसिक वर्ड हैं। इन्हीं वर्ड्स के अंदर हम सफिक्स और प्रीफिक्सेस ऐड कर देते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जब आप कोई एक या दो लेटर्स जो हैं वो आप किसी वर्ड के बाद में लगा दें, जैसे इंटरेस्ट को इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टेड कर दें। या फिर अगर आप प्रीफिक्स जो हैं, प्रीफिक्स होते हैं, प्री मीन्स पहले आने वाला, तो आप इस रूट वर्ड से पहले लगा दें, यानी कि अनइंटरेस्टेड। सो अनइंटरेस्टेड के अंदर अन जो है वो प्रीफिक्स होगा और ईडी यानी कि इट जो है वो सफिक्स होगा। सो इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड, अब दोनों के अंदर जब सफिक्सेस का चेंज आता है, यानी कि आईएनजी और
ईडी तो इसका मतलब ही बदल जाता है, यानी कि सेंटेंस का फोकस बदल जाता है। सेंटेंस के अंदर एक नाउन के बारे में बात हो रही होती है, लेकिन अगर हम प्रीफिक्स सफिक्स चेंज कर देते हैं तो वो किसी और चीज़ के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होने लग जाता है। जैसे द बुक इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसके अंदर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये बुक के बारे में बात हो रही है कि बुक जो है वो इंटरेस्टिंग है। माइक इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन यूएफओज, यहाँ माइक के इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है। यूएफओज की जगह आप बुक भी लगा सकते हैं। माइक इज़ वेरी इंटरेस्टेड in the books about science, in the books about art, in the books about UFOs. So ईडी और आईएनजी के चेंज से जो एक सेंटेंस का फोकस है वो चेंज हो जाता है। पहले सेंटेंस में बुक के बारे में बताया जा रहा है कि बुक इंटरेस्टिंग है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में रूट वर्ड दोनों का सेम है, दैट इज इंटरेस्ट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सफिक्स यानी कि ईडी और आईएनजी के अंदर चेंज आने से दोनों सेंटेंसेस का फोकस चेंज हो गया है। पहले सेंटेंस में बुक के ऊपर फोकस किया जा रहा है, दूसरे सेंटेंस में माइक के इंटरेस्ट के बारे में बात की जा रही है। Tom told us an amusing story. We were amused at Tom's story. यहाँ पर amuse जो है वो रूट वर्ड है, इसके अंदर स्पेलिंग के रूल्स के हिसाब से amusing का ई हट गया है और उसमें ing लग गया है। टॉम टोल्ड अस एन अम्यूजिंग स्टोरी, अम्यूजिंग जो है वो स्टोरी से पहले लगा है, यानी कि यहाँ पर वो हमें स्टोरी के बारे में बता रहा है। तो वी वर अम्यूज्ड एट टॉम स्टोरी, तो यहाँ पर जो लोग सुनने वाले हैं उनकी अम्यूजमेंट की बात हो रही है कि वो कितने महजूज हुए हैं। तो पहले एग्जाम्पल में टॉम टोल्ड अस एन अम्यूजिंग स्टोरी, ये स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है, दूसरे में हमें लोगों के बारे में बताया जा रहा है। The test results were surprising. I was surprised at the test results. So first sentence में test results were surprising, हमें test results के बारे में बताया जा रहा है कि वो हैरान कुन है। I was surprised at the test results, और यहाँ एक इंसान के रिएक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे हैरान है। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेबल्स के बारे में और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप ये सब बात क्लियर कर लेंगे तो आगे आपको यूनिट्स को समझने में आसानी हो जाएगी। A syllable is a single unbroken sound of a spoken or written word. Syllables usually contain a vowel and accompanying consonants. Sometimes syllables are referred to as the beats of spoken language. For example, eat, air, comprehension. मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूंगी, होपफुली आपको समझ आ जाएगा। सिलेबल बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो एक वर्ड होता है, ऑब्वियसली हर वर्ड जो है वो कॉम्बिनेशन होता है वावल और कॉन्सोनेंट साउंड्स का। तो वो वावल और कॉन्सोनेंट साउंड्स कई बार मिलकर ग्रुप्स बनाते हैं, लेकिन वो रैंडम ग्रुप्स नहीं होते। हर सिलेबल के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें एक वावल साउंड होना मौजूद हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल से थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वर्ड आपके सामने है ईट, यहाँ पर वर्ड है ईट। इसमें अगर आप डिक्शनरी खोलें तो ये खास किस्म के सिंबल्स में यहाँ पर लिखा हुआ होगा। सिंबल्स उसके ऊपर किस किस्म के यूज हुए होंगे डिक्शनरी में? इस तरह दो डॉट्स होंगे और ये ईट होगा। अब इसको हम कहेंगे कि ये सिंगल सिलेबल्ड वर्ड है। क्यों? इसके अंदर एक वाल आ रहा है और एक कॉन्सोनेंट आ रहा है। इसी तरह से एयर है, ठीक है, ए अ। अब ये एयर जो है ना, इसके अंदर र का साउंड आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट र साउंड होता है ब्रिटिश एक्सेंट में ये इतना ज्यादा प्रोनाउंस नहीं होता, तो ये एक ही वाल बनेगा, इसे हम डबल वाल या डिफ्थोंग कहते हैं। सॉरी, ये ट्रिफ्थोंग हो जाएगा, इसके बीच में एक और जो है वो वाल आएगा और ये ऐसे होगा, ये ट्रिफ्थोंग होगा। यानी कि इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन है तीन वाल्स का, एक, दो,
और ये 3। अब उसी तरह अगर हम वॉइसेस पे ध्यान दें तो कॉम्प्रीहेंशन एक लंबा लफ्ज है। इसके अंदर पहला सिलेबल होगा कॉम, और फिर होगा प्री, फिर होगा हेन, और फिर होगा शन। अब यहाँ पर ये जो कॉम है ये टिपिकल एग्जाम्पल है एक सिलेबल का। एक सिलेबल से पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड आ वाल से सिलेबल में मिड में हमेशा जो है वो वावल साउंड होती है। उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आ सकता है और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आ सकता है, क, औ, म। तो यहाँ पर आप देखें क और म जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और अ जो है ये वावल साउंड है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ एयर की बात कर रहे हैं या ईट की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले वाला हमें जो कॉन्सोनेंट है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक सिलेबल के बनने के लिए वावल का होना ज़रूरी है। दो कॉन्सोनेंट्स कभी भी मिलकर एक सिलेबल नहीं बना सकते, लेकिन अगर खाली एक वावल होगा या फिर यहाँ ट्रिफ्थोंग की तरह 3 वाल्स होंगे तो ये पूरे का पूरा जो है वो सिलेबल ही कंसिडर होगा। कॉम्प्रीहेंशन, अब आप यहाँ पर आप देखें प्री, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प और र जो है ये दो कॉन्सोनेंट साउंड्स हो गए हैं, ठीक है। फिर भी हम इसको इसलिए सिलेबल कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर वाल साउंड आ रहा है। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन एक वीडियो यूट्यूब पर है जो कि इससे भी ज़्यादा इजी है और ये ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देगी। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे क्लिक करके सिलेबल्स के बारे में वीडियो देख लें। बहुत छोटी सी वीडियो है और बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। लिंक मैं वहाँ छोड़ दूँगी, आप उसे क्लिक करके इस लेक्चर के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जब आप किसी एक नाउन का दूसरे नाउन से कंपैरिजन नहीं कर रहे होते, सिंपली एक ही नाउन के बारे में आप बता रहे होते हैं, तो फिर आप पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिर्फ एक नाउन बॉय के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो गुड यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है एक लड़के का किसी भी दूसरे लड़के के साथ। तो जब दो चीजों का आपस में कंपैरिजन हो, वहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय। सुपरलेटिव तब आता है जब आप बता रहे हो कि एक चीज सबसे बढ़कर है, एक चीज सबसे ज्यादा बरतर है, इस वजह से आप वो सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर ही इज द बेस्ट बॉय एग्जाम्पल दिया गया है। आगे हम चलते हैं स्लाइड्स में, तो फिर आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स फ्रॉम यूनिट 110। अब हम अपना यूनिट 110 डिस्कस करते हैं, तो होपफुली आप पिछली स्लाइड को इससे रिलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं अगर हो सका तो आप वो दोबारा सुन सकते हैं पीछे जाकर। Comparative and superlative of short and long adjectives are made differently. So पहले मैंने आपको syllables के बारे में इसलिए explain किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या बात आगे करने लगे हैं। Short and long adjectives से मतलब यही है, short का मतलब जो single syllabled है और long का मतलब जो more than one syllabled adjectives हैं, उसे हम long adjectives कहेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है चीप का। नाउ चीप के अंदर जो है वो ये सिंगल सिलेबल्ड है। लेट मी आइडेंटिफाई दिस फॉर यू। च का साउंड डिक्शनरी में ऐसे लिखा जाता है, च, और फिर उसके बाद ये दो डॉट्स आपको मिलेंगे और फिर प आपको मिलेगा। आई डोंट नो व्हाई माय पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो ये आपको कुछ इस तरीके से च जो है वो मिलेगा।
च ई प। यहाँ पर आप देखेंगे ये च जो है ये एक साउंड है और ये वाल साउंड है और ये अगेन कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट्स और वाल्स का आखिरकार पता कैसे चले? सो आपने लेटर्स पे ध्यान नहीं देना, आपने अपनी अदायगी पर, यानी कि आपकी जो जुबान है या फिर बाकी वोकल कैविटी के अंदर आपके जो भी कोई पार्ट्स हैं वो अगर आपस में ना टकराएं, यानी कि वाल साउंड क्या होता है, वो साउंड्स जो कि हमारे मुंह से बगैर किसी रुकावट के निकलते हैं, जिसके अंदर ई आ ओ ए उ ये सारे आ जाते हैं। लेकिन अब जब भी कोई साउंड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट पैदा हो जाए, जैसे कि ब बोलते हुए हमारे लिप्स मिल जाते हैं, प बोलते हुए भी मिल जाते हैं, च में हमारे दांत मिल जाते हैं, ल में हमारी जुबान जो है वो हमारे मुंह के जो है वो रूफ से टकराती है, तो ये सब के सब जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। सो ये सिंगल सिलेबल्ड है चीप, इसीलिए इसके अंदर हम ER और EST सफिक्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दें, एक्सपेंसिव, यहाँ पर ये 3 सिलेबल्स बनते हैं। 3 सिलेबल्स की वजह से क्या होगा कि हम एक्सपेंसिव के आगे ER या EST नहीं लगा सकते, बल्कि हम यूज कर सकते हैं मोर और मोस्ट। हम यहाँ मोर एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव कर सकते हैं। होपफुली आपको बहुत आसान सी बात समझ में आ गई होगी। One syllable adjectives have ER or EST. For example, Emma needs a bigger computer. This is the nicest color. So मैं अभी आपको ये बता चुकी हूँ कि सिंगल सिलेबल के अंदर आप ER और EST ऐड कर सकते हैं। अब बिग के अंदर आप देखें, बिग, ब ए ग, ये बिग है, ये सिंगल सिलेबल्ड है, इस वजह से इसके अंदर डबल जी, आगे जाके आप डबलिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, तो आगे इसी लेक्चर के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे। तो ये डबल जी यहाँ पर हो गया है ब ए ग, तो बिगर कंप्यूटर। फिर उसके बाद दिस इज द नाइसेस्ट कलर, नाइस। नाइस के अंदर भी जो है ना आइस, एक ही जो है वो आ रहा है, डिफ्थोंग आ रहा है, यानी कि वाल साउंड आ रहा है, इसीलिए हमने इसमें EST ऐड कर दिया। यूज मोर और मोस्ट फॉर वर्ड्स एंडिंग इन ED। सो ED के साथ अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है तो हम उसके साथ मोर या मोस्ट लगाते हैं। ऐसा क्यों है? इसकी बहुत सिंपल सा रीजन है कि ED के अंदर ऑलरेडी एक सफिक्स जो है वो एडेड है, तो हम सफिक्स के ऊपर सफिक्स जो है वो ऐड नहीं कर सकते। जैसे प्लीज्ड है तो हम इसके अंदर प्लीज्डर नहीं लगा सकते। हम इसके अंदर प्लीज्डर नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज अगेंस्ट द स्पेलिंग रूल्स। फिर उसके बाद मोर और मोस्ट विद 3 syllabled adjectives। फॉर एग्जाम्पल, द फिल्म वॉज मोर एक्साइटिंग। ये बात हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं एक्सपेंसिव वाले एग्जाम्पल में, कि जहाँ पर भी 2 या 3 syllabled adjectives आते हैं तो वहाँ पर जो है ना वो हम नहीं यूज कर सकते, हम EST या ER। लेकिन नीचे वाला पॉइंट आपको क्या कह रहा है? सम 2 syllabled adjectives have ER, EST and some have more and most। कुछ जो हैं 2 syllabled जिसके अंदर 2 syllables हों, हम उनके साथ ER या EST लगा सकते हैं, और कुछ के साथ हम more और most लगा सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से 2 syllable adjectives होते हैं जिनके साथ ER या EST लगाया जा सकता है, और कौन से 2 syllable adjectives होते हैं जिनके साथ more या most लगाया जा सकता है। सो वर्ड्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जो भी वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से हैं कि जिनका सेकेंड लास्ट लेटर जो है या सेकेंड लास्ट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है और उसके बाद वाई आ रहा है, तो उसमें हम ER या EST ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वर्ड है हैप्पी। हैप्पी के अंदर आप देखें कि प जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है और फिर उसके बाद वाई आ रहा है, इसीलिए इस वाई को हटाकर हम आई में कन्वर्ट कर देंगे और फिर ER लग जाएगा। EST के मामले में भी हम स्पेलिंग के अंदर यही चेंज करेंगे। बिजी के अंदर आप देखें कि वाई से पहले S आ रहा है, स आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से इसके अंदर हमने अगेन वाई को हमने आई में कन्वर्ट कर दिया और फिर ER लगा दिया। हैवी के अंदर भी व जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वाई से पहले आ रहा है, इसीलिए वाई को हमने आई में करके ER और EST कर दिया है।
Some words take either er, est और more और most. अब कुछ ऐसे adjectives होते हैं जिनके बाद आप er या est या फिर उनसे पहले more और most दोनों लगा सकते हैं, वो दोनों ठीक हैं. For example, क्लेवर का हो जाएगा क्लेवरर या फिर मोर क्लेवर, और मोस्ट क्लेवर या फिर क्लेवरेस्ट भी हो सकता है. फिर उसके बाद कॉमन के अंदर जो है वो कॉमनर और कॉमनेस्ट या फिर मोर कॉमन मोस्ट कॉमन. ज़्यादातर आपको सुनने में मोर कॉमन और मोस्ट कॉमन लगते होंगे. उसके बाद आपके पास आ जाता है नैरो, नैरोअर और नैरोएस्ट या फिर मोर नैरो और मोस्ट नैरो. ये दोनों इसके साथ लग सकते हैं. द फॉलोइंग वर्ड्स हैव मोर और मोस्ट. फॉर एग्जाम्पल यूजफुल. यहाँ पर जो बात आपको मैंने पीछे स्लाइड में कही थी और यहाँ पे भी मैं आपको याद करवा दूं कि मैंने आपको बताया था जिसमें ऑलरेडी एक सफिक्स एडेड हो तो आप उसके अंदर मजीद er या est ऐड नहीं कर सकते. अब यहाँ पर आप देखें कि ये वर्ड है यूजफुल. फुल जो है वो ऑलरेडी एक ful जो है वो ऑलरेडी सफिक्स है. स्पेलिंग पर आप थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि ये स्टूडेंट्स बहुत कॉमन एक मिस्टेक करते हैं कि फुल जो है जब उन्होंने किसी वर्ड के बाद एज अ सफिक्स ऐड करना हो तो वो उसको FULL कर लेते हैं. तो FULL वाला और है और ये FUL जो है वो और है. इसीलिए जब आप किसी भी वर्ड के साथ फुल लगाते हैं तो FUL उसके स्पेलिंग रखने हैं, FULL नहीं रखने. सो द फॉलोइंग वर्ड्स हैव मोर और मोस्ट. कौन से वर्ड्स के साथ जो है मोर या मोस्ट लगता है? वर्ड्स एंडिंग इन फुल और लेस. अब ये आप देखें कि ये ऑलरेडी सफिक्स हैं, इसीलिए हम इनके अंदर यहाँ पर आप देखें फुल है, हेल्पफुल है, केयरफुल, हेल्पफुल, होपफुल. तो अब ये ऑलरेडी सफिक्सेस एडेड हैं यहाँ पर, इसीलिए हम इनके बाद er या est नहीं लगा सकते. इनसे पहले हम मोर या मोस्ट लगा लेंगे. वर्ड्स एंडिंग इन ing और ed. अब ing और ed भी ऑलरेडी सफिक्सेस हैं. अगर आप देखें कि बोरिंग है और इसका रूट वर्ड क्या है? बोर. उसी तरह विलिंग जो है इसमें ing सफिक्स है, इसका रूट वर्ड है विल. तो ऑलरेडी इसमें सफिक्सेस एडेड हैं ing, इसीलिए आप इसे मोर बोरिंग मोस्ट बोरिंग कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बोरिंगर या बोरिंगेस्ट नहीं कर सकते. उसके बाद और दूसरे लफ्ज हैं आपकी बुक में, उसकी जो है वो एक लिस्ट दी गई है. अफ्रेड, सर्टन, करेक्ट, ये वो वर्ड्स हैं कि जिनके साथ आप er या est ऐड नहीं कर सकते और इनसे पहले आपको मोर या मोस्ट लगाना जरूरी है. ओके, अब हम स्पेलिंग के बारे में बात करते हैं कि देयर आर सम स्पेलिंग रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड फॉर er एंड est. कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स अभी तक हम डिस्कस करें यूनिट 110 के. सो स्पेलिंग रूल्स er या est के लिए क्या क्या हैं? नाइस को हम नाइसर या लार्ज को लार्जर और ब्रेव को ब्रेवर. ऐसा क्यों है कि जो वर्ड्स ई में एंड हो रहे हैं, यहाँ पर आप देखें कि नाइस जो है वो ई में एंड हो रहा है, लार्ज के एंड पे भी ई है और ब्रेव के एंड पर भी ई है. तो इस वजह से आप इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ आर या जो है ना वो st आप ऐड कर देंगे. नाइस नाइसर या नाइसेस्ट, लार्ज लार्जर या लार्जेस्ट और ब्रेव ब्रेवर या ब्रेवेस्ट. उसके बाद दूसरा स्पेलिंग रूल हमें क्या कहता है कि वो वर्ड्स जो कि y में एंड हो रहे हैं, ये हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया हैप्पी के एग्जांपल से, कि वो वर्ड्स जो y में एंड हो रहे हैं उनके y को आप काट कर i कर देंगे और फिर er कर देंगे. उसके बाद वर्ड्स एंडिंग इन अ सिंगल वावल लेटर प्लस अ सिंगल कॉन्सोनेंट लेटर, तो हम उसमें कॉन्सोनेंट डबल कर देते हैं. ये वो रूल है जिसके बारे में मैं आपको कुछ एक दो स्लाइड्स पहले बात कर रही थी कि डबलिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट ये कहलाती है. इसके लिए रूल क्या है कि किसी वर्ड के अंदर सिंगल वावल लेटर, जैसे कि हॉट के अंदर हम देख रहे हैं ओ है, हॉट, हॉ, ओ जो है वो आपका सिंगल वावल है. उसके बाद ट, सिंगल वाल मैं इसलिए कह रही हूं कि अगर आपको एयर का एग्जाम्पल जो है वो याद है, सॉरी ये आज मेरा मार्कर कुछ सही तरह काम नहीं कर रहा. ओके, सो अगर एयर का एग्जाम्पल आपको याद है तो पीछे आप वीडियो भी करके देख सकते हैं. उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रिफ्थोंग यूज हुआ है एयर.
तो एया जो है वो 3 वाल साउंड्स मिलकर ट्रिफ्थोंग बनता है। ट्रिफ्थोंग में ट्राई का मतलब है 3 और पीएच फ यानी कि साउंड है, तो वो 3 वाल साउंड्स मिलकर एया बनता है। यहाँ पर एक ही वाल साउंड का वो कह रहे हैं कि अगर सिंगल वाल साउंड है और उसके बाद सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हम फिर डबल कर देते हैं इस कॉन्सोनेंट को। कहने का मतलब ये कि कोई अगर वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड पर ख़त्म हो रहा है और उससे बिल्कुल पहले आने वाला साउंड वाल साउंड है, तो उस आखिरी वाले कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं। हॉट हो जाएगा हॉटर और हॉटेस्ट। फिर उसके बाद बिग की तरफ देखें, अब इसमें ग जो है वो कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कौन सा साउंड है, वाल साउंड ई आ रहा है, बिग। ठीक है, तो ई यानी कि मैं साउंड के बारे में बात कर रही हूँ, मैं लेटर के बारे में बात नहीं करी, बिग। तो ये शॉर्ट वाल साउंड है और सिंगल है, इसीलिए हम इस एंड वाले जी को डबल कर देंगे। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब यूनिट 110 के अंदर कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स दिया गया है। इस हवाले से हम पिछले यूनिट में काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं, इसलिए मज़ीद अब मैं इस पर एलैबोरेट नहीं करूँगी। होपफुली आप इसको थोड़ा खुद एफर्ट करके पढ़ लेंगे और इसके अंदर जितनी बातें हैं वो सब एल वाई जो सफिक्सेस हैं उससे रिलेटेड हैं, जो पीछे मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी अगर किसी के अंदर जो है वो कुछ कोई सफिक्स है तो आप स्पेलिंग के अंदर जो है वो चेंजेस नहीं लेकर आ सकते। फिर हम बात करते हैं इरेगुलर फॉर्म्स के बारे में। अगर आपको वर्ब्स के बारे में याद हो तो वर्ब्स की जैसे फॉर्म्स होती हैं, वर्ब्स की फॉर्म होती हैं बेसिक, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, तो उसी तरीके से जो है वो एडजेक्टिव्स की भी इरेगुलर फॉर्म्स होती हैं और उसके अंदर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अगर आपको इंटरनेट पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव्स हैं उनकी आप लिस्ट निकाल कर खुद से सर्च भी कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ख़ास तौर पर एक लिस्ट की तरह आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर गुड जो है वो सबसे इसकी बेसिक फॉर्म है यानी कि पॉजिटिव फॉर्म है, और फिर ये चूंकि इरेगुलर एडजेक्टिव है इरेगुलर वर्ब की तरह, तो इसकी कंपैरेटिव फॉर्म बेटर है और फिर बेस्ट इसकी सुपरलेटिव फॉर्म है। उसी तरह बैड जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है और फिर उसके बाद कंपैरेटिव वर्स आ जाता है और फिर सुपरलेटिव वर्स्ट हो जाता है। Comparing quantities, we use more, most and their opposites less and least to compare quantities. तो आप क्वांटिटीज को अगर आपने कंपेयर करना है तो फिर आप मोर या मोस्ट या फिर लेस और लीस्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द होटल ब्रिस्टल हैज द मोस्ट रूम्स। तो द मोस्ट यानी कि जब आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है तो उससे पहले आप ये आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल द है ये आप हमेशा यूज करते हैं, क्योंकि एक चीज के बारे में आप बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा मीन्स हर एक चीज को जो उसकी तरह की है कंसिडर करके आप कह रहे हैं दिस इज द मोस्ट डिलिशियस आइसक्रीम दैट आई हैव एवर हैड। तो द मोस्ट का मतलब है कि सबसे ज्यादा, आप एक चीज का दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर रहे। और मजीद आप अपने सुपरलेटिव डिग्री पर स्ट्रेस देने के लिए आप द आर्टिकल यूज करते हैं। एमा मेड द लीस्ट मिस्टेक्स, द लीस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर लीस्ट जो है वो चूंकि सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले आप आर्टिकल द यूज करते हैं मजीद उसको स्ट्रेस देने के लिए। यूनिट 111। सो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव के पैटर्न्स क्या होते हैं, ये इसका पहला जो है वो हिस्सा है जो कि यूनिट 111 में दिया गया है कि क्या इसके पैटर्न्स होते हैं, किस पैटर्न पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है वो चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपके सामने, इफ योर बुक इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, यूनिट 111, so there are a number of different sentence patterns with comparative and superlative forms. कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के अंदर मुख्तलिफ सेंटेंस पैटर्न्स होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। ओल्डर दैन मी, द स्वीटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो फॉर्म्स हैं वो जब हम सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो वह किस तरीके से आते हैं।
बी पार्ट के अंदर कंपैरेटिव और दैन के बारे में हमें बताया गया है। वी ऑफन यूज अ फ्रेज विद दैन आफ्टर अ कंपैरेटिव। सो जब आप एक से चीज का दूसरी चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, शर्त ये है कि उसी चीज का कंपैरिजन किया जाए। अगर एक चीज के वेट और दूसरी चीज अगर एक चीज के वेट के बारे में बताना चाह रहे हैं कि वह दूसरी चीज से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वेट्स का आपस में कंपैरिजन होगा। So, we often use a phrase with than after a comparative. For example, this restaurant is nicer than the pizza house. अब यहाँ पर जो than है, इसके examples पे focus करें। ये THAN है और अक्सर students ये गलती करते हैं कि THEN वाले than की जगह ये वाला THAN use कर लेते हैं। तो ये जो THAN वाला है, ये comparison के लिए use होता है। और अगर आप बताना चाह रहे हैं कि तब ऐसा हुआ था, तो देन आप यूज करेंगे THEN वाला। यहाँ पर THAN जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है। दिस रेस्टोरेंट इज नाइसर देन द पिज्जा हाउस, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। वरना सेंटेंस सिंपली क्या होता, दिस रेस्टोरेंट इज नाइसर, ये अच्छा रेस्टोरेंट है, बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर आप देन के साथ करेंगे। Then let's talk about the superlative. Use the before superlative. ये वही बात है जो मैं आपको पिछली स्लाइड में कह रही थी कि आप superlative से पहले the यूज करते हैं मजीद उस पर स्ट्रेस देने के लिए और बताने के लिए कि ये चीज जो है वो सबसे अच्छी है। The quickest way is along the path. Then one off. वन ऑफ आप यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल कैसे सेंटेंस में, माइकल जैक्सन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉप सिंगर्स। अब यहाँ पर फेमस पॉप सिंगर्स की बात हो रही है और माइकल जैक्सन उन फेमस पॉप सिंगर्स में से एक है, ठीक है। वन ऑफ जो कि सबसे ज्यादा द मोस्ट फेमस है, तो इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट आप पूरा एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं जब आप सुपरलेटिव डिग्री में बात करना चाह रहे हैं, किसी चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज सबसे ज्यादा जो है वो अच्छी है। यहाँ पर कैटेगरी क्या है, पॉप सिंगर्स की है और बात किसकी हो रही है, माइकल जैक्सन की। तो उस कैटेगरी जो कि ग्रुप है पॉप सिंगर्स का और जो कि फेमस पॉप सिंगर्स हैं, उनमें से एक माइकल जैक्सन है और माइकल जैक्सन उनमें से एक यानी कि वन और सबसे ज्यादा फेमस है द मोस्ट। Using in or of, for example, it's the most expensive hotel in Oxford. ये स्पेलिंग को थोड़ा सा एक्सक्यूज कर दें, ये टाइपिंग एरर है। एक्सपेंसिव के अंदर ई आएगा यहाँ, ये मैं खुद ही करेक्शन कर देती हूँ। ये देखें ये ई आएगा यहाँ। वैसे एक्सपांसिव का मतलब क्या होता है, दूर तक फैला हुआ, यहाँ पर नहीं आएगा। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन ऑक्सफर्ड, ऑक्सफर्ड के अंदर सबसे महंगा होटल है, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा। अगर आप किसी होटल के बारे में वैसे ही बात करना चाह रहे हैं तो वन ऑफ भी यूज कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स। अब वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉप सिंगर्स आप देखें, आप कहेंगे बात तो सिर्फ माइकल जैक्सन की हो रही है, तो आप सिंगर्स के साथ एस क्यों लगा रहे हैं, तो उसका मकसद सिंगर्स का इसलिए है कि तमाम सिंगर्स में से किसी एक के बारे में बात हो रही है। इसलिए जब आप ग्रुप को रेफर करेंगे तो आप उसको प्लूरल शेप में ही लिखेंगे, लेकिन आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को जहन में रखकर लिखेंगे। अगस्त इज द वेटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। सो द वेटेस्ट सबसे जो है वो बारिशों वाला महीना है अगस्त पूरे साल का। फिर सुपरलेटिव के बाद क्लॉज भी आता है, दैट वाज द मोस्ट डिलिशियस मील आई हैव एवर ईटन। अभी तक जितने खाने खाए हैं उनमें से सबसे बेहतरीन मील है, सबसे बेहतरीन जो है वो खाना है। अब इसके अंदर आई हैव एवर done this, I've ever done that, या this is that was the most delicious ice cream that I have ever had, that I have ever had भी कर सकते हैं या I've ever had भी कर सकते हैं, that भी लगा सकते हैं और उसके बगैर भी कर सकते हैं, दोनों सूरतें ठीक हैं। सो नॉर्मली कई बार सुपरलेटिव के बाद क्लॉज भी आ जाता है, वो भी ठीक है। अब डी में आपको बताया जा रहा है एज और एज, यानी कि ये कंपैरिजन में आ गया है। वी यूज एज टू से थिंग्स दैट आर इक्वल और अनइक्वल। आवर हाउस इज एज बिग एज योर्स, बिल्कुल तुम्हारे घर की तरह हमारा घर भी बड़ा है, तो ये कंपैरिजन में आ जाता है।
आवर हाउस इज एज बिग एज योर्स। अब यहाँ पे कहेंगे कंपैरिजन है, तो ये बिगर क्यों नहीं आ रहा? बिगर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ हम ऑलरेडी एज पहले और एज बाद में इस्तेमाल करें कंपैरिजन के लिए, इस वजह से हम यहाँ पर बिग को बिग ही रहने देंगे, इसको बिगर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बिगर यूज करेंगे तो आवर हाउस इज बिगर देन योर्स हो जाएगा, उसके अंदर फिर एज आगे पीछे नहीं आएगा। The result of the match was the same as last year। तो यहाँ आप as जो है ना बिग एज भी यूज कर सकते हैं या फिर द सेम एज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का मकसद जो है वो एक ही है, थोड़ा सा कंपैरिजन या इक्वल, जैसे आप मैथ्स के अंदर करते हैं कि लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पर एज और एज ऐसे ही इस्तेमाल होता है। Than me, than I am. You are 20 years older than me. You are 20 years older than I am. ये दोनों ठीक हैं, दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं। शर्त ये है कि अगर आपने me यूज करना है तो उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब am, is, are, was, were नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने I यूज करना है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगा। अब हम अपने आज के आखिरी यूनिट 112 के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पैटर्न्स के बारे में और जिक्र किया गया है। लेस और लीस्ट के बारे में बात करते हैं कि ये मोर और मोस्ट का ऑपोजिट होता है, और ये लॉन्ग और शॉर्ट सिलेबल्ड जो वर्ड्स होते हैं उन दोनों से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि सिंगल सिलेबल्ड है, टू सिलेबल्ड है, थ्री सिलेबल्ड है, तीनों सूरतों में आप लेस और लीस्ट जो है वो उससे पहले ये एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब्बास इज लेस एक्सपेंसिव दैन अ टैक्सी। यहाँ पर जो एक्सपेंसिव है ये ट्राई सिलेबल्ड थ्री सिलेबल्ड एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आपने लेस यूज कर लिया, आप लीस्ट भी यूज कर सकते हैं। आई फील बेटर टुडे, लेस टायर्ड। फिर अब बात करते हैं मच फास्टर की। सो यूजिंग मच, फार, अ बिट एटसेट्रा फॉर कंपैरिजन। अगर आपने किसी एक चीज़ का दूसरे से कंपैरिजन करना है और दैन के अलावा आप कुछ और एक्सप्रेशन यूज करना चाहते हैं तो आप मच, फार या अ बिट भी यूज कर सकते हैं। इट्स मच फास्टर बाई ट्यूब। उसके बाद बस इज फार चीपर दैन अ टैक्सी। फार चीपर का मतलब क्या है कि दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, दूर दूर से कंपैरिजन होगा, लेकिन पास पास से कोई कंपैरिजन नहीं है। दिस बेड इज अ बिट मोर कंफर्टेबल। अ बिट का मतलब कि थोड़ा सा, कंफर्ट के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा है। यूजिंग नो और एनी। सो नो और एनी जो है वो उस सेंटेंस में आते हैं जहां पर आप किसी चीज को इनकार कर रहे हैं, ना की सूरत में कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, योर सेकेंड थ्रो एट द बास्केट वॉज नो नियरर दैन योर फर्स्ट। यानी कि सेकेंड थ्रो बास्केट में, लेट से कि बास्केटबॉल खेला जा रहा है और किसी बंदे ने दूसरा गोल किया है और वो सही नहीं हुआ, तो किसी ने उसको कहा योर सेकेंड थ्रो एट द बास्केट वॉज नो नियरर दैन योर फर्स्ट। यानी कि सेकेंड और फर्स्ट जो थ्रो हैं उन दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो कंपैरिजन ना होने की वजह से हमने नो कर दिया। एनी नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस एंड विद इफ। सो एनी का जो एडजेक्टिव है वो आप यूज कर सकते हैं नेगेटिव्स और क्वेश्चन में, यानी कि कहीं पर नो या नॉट आ रहा हो या फिर कहीं सवाल कर रहे हो, या फिर इफ से जो है ना वो आप कंडीशन बता रहे हो कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आर यू स्लीपिंग एनी बेटर सिंस यू बिन टेकिंग द पिल्स। सो ये कोई जो है दूसरे से सवाल कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि क्या तुमने जब से गोलियां खानी शुरू की हैं तो तब से तुम अब तक बेहतर महसूस कर रहे हो कि नहीं। एनी बेटर, कुछ बेहतरी आई है। जब आप कुछ, यानी कि आपको ये नहीं पता होता कि कितनी बेहतरी आई है, लेकिन आप सवाल करना चाह रहे हैं कि कितनी आई है, तो आप यही पूछेंगे आर यू स्लीपिंग एनी बेटर सिंस यू बिन टेकिंग द पिल्स। If we leave any later than 7, we'll get caught in the rush hour. Any later वही है कि 7 बजे के कभी भी हम बाद में पहुंचे, यानी कि 7 बजे के बाद, 7:15, 7:30, तो एनी लेटर देन 7 वील गेट कॉट इन द रश आवर। तो यहाँ इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन बताई जा रही है। फास्टर एंड फास्टर, अब यहाँ पर जो है वो किसी चीज के ग्रेजुअल इंक्रीज के बारे में अगर आपने बताना है कि दर्जा बदर्जा कोई चीज अगर बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, या कम होती चली जा रही है या तेज हो रही है, तो उस सब को एक्सप्लेन करने के
लिए आप फास्टर एंड फास्टर, मोर एंड मोर, लॉन्गर एंड लॉन्गर, हार्डर एंड हार्डर, तो आप जो है ये वाले वर्ड यूज करते हैं ताकि आप बताएं कि कोई चीज दर्जावार जो है वो किसी तरफ बढ़ रही है। एवरीथिंग गेट्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, हर चीज महंगी से महंगी तरीन होती चली जा रही है। आप ये भी कह सकते हैं, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है, द कैरावान वॉज रोलिंग फास्टर एंड फास्टर डाउन द हिल, यानी कि कैरावान जो है जब वो पहाड़ से नीचे उतरा था तो उसमें तेजी आती जा रही थी, बतदरीज जो थी वो तेजी आती चली जा रही थी, और जिसे कहते हैं ना ग्रेजुअली उसमें हो रहा था इंक्रीज। द क्यू वॉज गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, लंबी से लंबी होती चली जा रही थी। Prices go up and up, everything gets more and more expensive. The crowd are becoming more and more excited, यानी कि हर बार एक चीज बढ़ रही है, एक्साइटमेंट का लेवल पहले वाले से बढ़ रहा है। The faster the better, यहाँ पर आपका जो वो मैथ्स का रूल होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, कि एक चीज का असर दूसरी चीज के ऊपर पड़ेगा, यहाँ पर वो वाला रूल अप्लाई होता है। द चेंज इन वन गोज विद द चेंज इन अनदर, फॉर एग्जाम्पल द फास्टर यू ड्राइव द बेटर, जितना तेज चलाओगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। द सूनर वी लीव द सूनर वील गेट देयर। सो यहाँ आप एग्जाम्पल में देखें कि एक वर्ड आप यानी कि सूनर, ये एडजेक्टिव आप रिपीट भी कर सकते हैं। आपने देखना है कि जो उसमें नाउन है उसकी मुनासबत से वो एडजेक्टिव है या नहीं है। जैसे द हायर द प्राइस द मोर रिलायबल द प्रोडक्ट, द हायर द प्राइस द मोर रिलायबल द प्रोडक्ट, तो ये वो एडजेक्टिव की कैटेगरी है जिसमें एक चीज के होने से वन समथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ समथिंग एल्स। So these are the references of the resources, and I have written it very clearly here today that answers to exercises are at the back of your book. आपके पास Oxford Practice Grammar जो है उसकी अगर आप बैक पर देखें, कंटेंट्स में से सबसे पहले ढूंढें, कंटेंट्स में आपको आंसर की मिल जाएगी, हर यूनिट की आंसर की आपकी बुक की बैक पर दी हुई है। दूसरा जो मैंने आपको बात कही वो ये कि जो सिलेबल से रिलेटेड वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे क्लिक करके सिलेबल्स के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। So we discussed adjectives and a little bit about adverbs for today. हमारा जो यूनिट 104 से 107 और 110 से 112 तक आज ख़त्म हो गए हैं, हमने उनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आपको होपफुली कल तक इंशाल्लाह फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, प्रैक्टिस पैसेज यूनिट 1 एंड 2 का छोटा सा लेक्चर और उसकी समरीज भी आपको मिल जाएंगी। एंड इन कमिंग 1 और 2 डेज हम अपने प्रेपोजिशंस और लिंकिंग वर्ड्स पर भी लेक्चर को डिस्कस करके हम इसको एंड कर देंगे। ऑलराइट, सो टुडेज लेक्चर हैज फॉर्मली एंडेड। अल्लाह हाफिज।